Good morning, student. Today we are going to attend the economic class. Student, today we are going to start our new book, that is Indian Economy. And from the Indian Economy, we are going to start chapter number 1, part B. Name of the chapter is Indian Economy on the Eve of Independence. Topic covered in this video, that is about the marking scheme of the chapters, introduction of Indian economy, colonial exploitation of the Indian economy under the British rule, features of Indian economy on the eve of independence. Students, we have completed the 10 chapters of the macro. So we are going to start the Indian economy. Now we are going to start from total chapters of Indian economy are 13 chapter. मतलब total chapter कितने आपके 13. Now we are going to start the marking scheme of the Indian economy. Up to unit 5, that is macro, and now we are going to start the unit 6. Unit 6 कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है. कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है, जिसमें 1 to लेके 6 चैप्टर्स हैं. नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज इंडियन इकॉनमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. सेकेंड चैप्टर इज 5-year प्लान. थर्ड चैप्टर इज द फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ द एग्रीकल्चर. फोर्थ इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, and fifth is India's foreign trade, and sixth is economic reform since 1991. ये 6 चैप्टर्स कितने मार्क्स के आने हैं? 12 मार्क्स के आने हैं. और ये कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर 6. नाउ यूनिट नंबर 7 क्या है आपका? 22 मार्क्स का आना है. 22 मार्क्स में से कितने चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर है? 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, जिसमें 7 चैप्टर है पॉवर्टी, 8 चैप्टर है HCF, 9 चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, 10th एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, 11 इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड लास्ट चैप्टर इज इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये सारे चैप्टर्स कितने मार्क्स के आने हैं? 22 मार्क्स के. ऊपर कितने मार्क्स के थे? 12. और नीचे कितने मार्क्स के हैं? 22. नाउ द लास्ट यूनिट इज कौन सा? एक ही चैप्टर है जिसके अंदर, वो कौन सा चैप्टर है? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन, पाकिस्तान एंड चाइना. ये 13 चैप्टर में कंपैरिजन स्टडी है किसकी? इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. ये अकेला चैप्टर कितने मार्क्स का आना है? 6 मार्क्स का आना है. सो टोटल मार्क्स वेटेज कितनी होगी? 40 मार्क्स. कितने मार्क्स का होगी इंडियन इकॉनमी हमारी? 40 मार्क्स की. जिसमें पार्ट यूनिट नंबर 6 कितने मार्क्स का आना है? 12. यूनिट नंबर 7 कितने मार्क्स का आना है? 22. और यूनिट नंबर 8 कितना आना है? 6 मार्क्स का. और 1 to 5 कौन से हैं तुम्हारे यूनिट्स? मैक्रो के हैं. 6 to लेके 8 तक आपके कौन से यूनिट हैं? दैट इज ऑफ इंडियन इकॉनमी. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकॉनमी. नाउ स्टूडेंट, आवर इंडियन इकॉनमी बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस. हमारी इंडियन इकॉनमी की बुक 3 फेसेस में डिवाइडेड है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है. इस इंट्रोडक्शन से आपको पूरी इंडियन इकॉनमी की पता चल जाएगा कौन से चैप्टर में क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फेज, दैट इज़ बिफोर इंडिपेंडेंस. बिफोर इंडिपेंडेंस मीन 1947 से पहले के टाइम का. 1947 का पहले का टाइम कौन सा था? ब्रिटिश राज का. तो बिफोर इंडिपेंडेंस की आपने इंडियन इकॉनमी पढ़नी है. उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस में आपने पहला फेज़, सेकंड फेज़ में है क्या? आफ्टर इंडिपेंडेंस. वो फेज़ कहाँ से कहाँ तक है? 1947 से लेके 1990 तक. ये फेज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस का है. ये तुम लोगों ने भी ये भी आपने इंडियन इकॉनमी में पढ़ना है. नेक्स्ट इज 1991 to 2020 टिल नाउ. 1991 से लेके टिल नाउ इंडियन इकॉनमी में क्या हुआ है? वो कौन सा? फेज़ नंबर 3. नाउ इन द चैप्टर वाइज आई एम गोइंग टू टेल यू. बिफोर इंडिपेंडेंस आपने कौन से चैप्टर में पढ़ना है? चैप्टर नंबर 1. मतलब जो चैप्टर नंबर 1 आज हमने करना है वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, ब्रिटिश ने इंडिया में क्या क्या किस तरह से हमारे को इफ़ेक्ट किया, वो सारा आपने किस चैप्टर में पढ़ना है? चैप्टर नंबर 1. और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फेज़ है, कौन सा फेज़ है? 1947 से लेके 1990 तक. वो फेज़ आपने कौन से चैप्टर्स में पढ़ना है? चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 5 कौन सा फेज़ है? 1947 से लेके 1990 तक. और चैप्टर नंबर 6 से लेके 13 तक, ये 13 मतलब टिल नाउ, वो कौन सा फेज़ है आपका? 3rd. वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1991 से लेके 2020. ये थी तुम्हारी इंडियन इकॉनमी की इंट्रोडक्शंस ऑफ द एवरी चैप्टर. इट मीन्स द चैप्टर नंबर 1 that we are going to start,
दैट इज़ बिफोर इंडिपेंडेंस। एंड बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या किया और जो किस तरह से हमारी इंडियन इकॉनमी इफेक्ट हुई, वो सारा आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेकिन 1990 तक हमारी कंट्री में क्या क्या चेंजेस आए, वो आपने चैप्टर नंबर सेकंड एंड फिफ्थ में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 में हमारी कंट्री में रिफॉर्म्स आए, उस रिफॉर्म से लेके आज तक हमारी कंट्री में क्या क्या इफेक्ट हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सारे चैप्टर्स हमारे क्या हैं 6 से लेके 13 तक। सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर। द नेम फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन इकॉनमी। नेम ऑफ द चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया, दैट इज इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकॉनमी हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी थी। इन दिस चैप्टर द 6 मेन पार्ट्स of Indian economy that you are going to study that at the time of independence. इंडियन इकॉनमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे इन 6 सेक्टर्स में तुम लोगों ने पढ़नी है। कौन सा? फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोक्रेटिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 6 मेन मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपने इंडियन इकॉनमी का फर्स्ट चैप्टर करना है। पहला क्या है इंडियन इकॉनमी में, इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, कि हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर कैसी थी, इंडस्ट्री कैसी थी, फॉरेन ट्रेड कैसी थी, डेमोक्रेटिक प्रोफाइल कैसे था, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कितना था और ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर। स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 1 कि आपने चैप्टर नंबर 1 में आपने इंडियन इकॉनमी पढ़नी है इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे आई हैव टोल्ड यू कि क्या इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था हमारी कंट्री में, ब्रिटिश थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री को क्या क्या इफेक्ट्स दिए, वो आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन हैं दैट इज़ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश रूल, दैट इज़ फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और बाकी 6 पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताए, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोक्रेटिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश रूल। सो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश रूल, इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। पहले ब्रिटिश लोगों ने हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉयट किया। एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लॉयटेड टू द जमींदार सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू, जमींदार एग्रीकल्चर को किसने सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया, जमींदार सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। मतलब जो जमींदार सिस्टम का जो टैक्स कैसे वो लैंड रेवेन्यू लेती थी फार्मर से, उस तरह से उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर को क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन। मतलब इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के टाइम पे किसने ज़्यादा से हमारी कंट्री को एक्सप्लॉयट किया, कौन से सिस्टम ने एक्सप्लॉयट किया, जमींदार सिस्टम ने। और जमींदार सिस्टम ने हमें कैसे एक्सप्लॉयट किया, थ्रू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब एग्रीकल्चर में जमींदार सिस्टम ने कैसे हम लोगों को एक्सप्लॉयट किया। अंडर द जमींदार सिस्टम जो थे वो ऑनर ऑफ द सॉइल कौन थे, जमींदार थे। और जमींदार क्या करते थे, फिक्स सम ऑफ अमाउंट किसको दे देते थे, गवर्नमेंट को दे देते थे। और गवर्नमेंट के पास देने के बाद उसके बाद गवर्नमेंट को देने के बाद उसके बाद जमींदार फार्मर से जितना मर्जी उनसे चार्ज कर सकते थे, अपनी मर्जी से जितना मर्जी उनसे टैक्स जो भी है वो चार्ज कर सकते थे। और इस करके क्या होता था, तो फार्मर्स जो थे उनको क्या क्या मिलता था, मिनिमम पैसे बचते थे फॉर द सर्वाइवल, और कोई सरप्लस नहीं मिलता था। सारा का सारा सरप्लस किसके पास होता था, जमींदार के पास क्या था, सारा का सारा सरप्लस, और जिस करके वो कौन सी लाइफ जी रहे थे, लग्जरियस लाइफ। इस तरह से जो हमारी कंट्री में जमींदार सिस्टम से हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर में फार्मर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता था।
आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन कि ज़मींदार क्या थे, वॉज डिक्लेयर्ड एज अ ऑनर ऑफ द सॉइल। ज़मींदार को क्या डिक्लेयर किया गया था, ऑनर ऑफ द सॉइल। और ज़मींदार क्या करते थे, फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू जो थी वो गवर्नमेंट को दे देते थे। उसके बाद वो अपनी मर्जी से जितना मर्जी वो फार्मर से चार्ज कर सकते थे, कोई भी मर्जी चार्ज कर सकते थे टैक्स। उसके बाद जो जमीन और इस करके क्या था, जो फार्मर से उनको उनको सर्वाइवल के लिए भी बहुत कुछ कम पैसे बचते थे, कोई भी सरप्लस पैसा नहीं बचा जिससे वो इन्वेस्टमेंट कर पाते थे एग्रीकल्चर पे। और ज़मींदार को क्या होता था, ऑन अदर हैंड ज़मींदार कैसी ज़िंदगी जी रहे थे, लग्जरियस लाइफ। और पुअर लोग कौन सी लाइफ जी रहे थे, पुअर लाइफ जी रहे थे, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू आता था, वो जो भी सरप्लस आता था, सारा का सारा ज़मींदार के पास होता था, जिस करके वो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। फार्मर्स को फिर से पुअर लाइफ ही जीनी पड़ती थी। नाउ सेकंड पॉइंट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। किस तरह से ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया। ब्रिटिश लोगों के आने से पहले हमारी कंट्री वॉज जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर वो वेल नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट। जो हमारी कंट्री में क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडिया वॉज वेल नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट। ब्रिटिश राज आने से पहले जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट enjoyed a वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर देयर वैरायटी एंड क्वालिटी। और इंडिया की जो रेपुटेशन थी फॉर द हैंडीक्राफ्ट वो मानी जाती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर ये सारी की सारी किसने डिस्ट्रॉय करती, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे डिस्ट्रॉय करी, इन द टू वेज। फर्स्ट, जो फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ हैवी ड्यूटीज ऑन द एक्सपोर्ट्स। जो फॉरेन डिमांड थी, बाहरले डिमांड्स थी हमारे गुड की, उसके ऊपर जो इंडियन गुड्स की, हमारे कंट्री की इंडियन गुड्स की डिमांड बाहरली कंट्री में जो थी, उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, हाई ड्यूटी लगा दी, जिसके एक्सपोर्ट्स क्या हो गए, महंगे हो गए। डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉट डिस्ट्रॉय बाय द वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गुड इन द इंडियन मार्केट। और जो इन डोमेस्टिक ट्रेड थी और जो इन हमारी कंट्री के अंदर की जो डिमांड थी, उसके ऊपर उन्होंने ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स जितने भी थे वो सारे के सारे हटा दिए, जिस करके जो इंडियन मार्केट थी वो क्या होगी, स्पॉइल कर दी, स्पॉइल होगी। दो तरीके से उन्होंने स्पॉइल की, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक्सपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने क्या लगा दी, हैवी ड्यूटी लगा दी। और इम्पोर्ट्स उन्होंने क्या कर दिया, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स, बाहर से जो भी चीज़ मंगवाएंगे डोमेस्टिकली जो भी थी उनके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। इस तरह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। नेक्स्ट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो अब हमारी कंट्री का जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड में भी हुआ। इंडियंस इंटरनेशनल ट्रेड वॉज एक्सप्लॉयटेड टू डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी। गवर्नमेंट ने जो हमारी कंट्री का जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो एक्सप्लॉयट किया बाय द डिस्क्रिमिनेटली, मतलब भेदभाव से हमारी जो पॉलिसी है, भेदभाव मतलब टैक्सेस में मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन करके तो हमारी कंट्री में जो इंटरनेशनल ट्रेड उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। पहला वही पॉइंट, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन द ब्रिटेन। जो सामान वो ब्रिटेन में जा रहा था उसके बाहर ब्रिटेन में जाता था उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपैंड द डिमांड फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द इंडियन मार्केट। और जो गुड उनको जो चाहिए गुड होते थे, जो उनको इम्पोर्ट करने होते थे ना इंडियन मार्केट में, तो वो भी क्या करते थे, उसमें भी क्या था, ड्यूटी फ्री। मतलब दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो चीज़ उनको चाहिए होती थी वो चीज़ वो क्या करते थे, ड्यूटी फ्री, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। और इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर, अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर हाई टैक्सेस लगते थे। पर जो ब्रिटेन ने अपने फेवर के लिए जो भी गुड मंगवाते थे उसके ऊपर क्या था, ड्यूटी फ्री, कोई भी टैक्सेस नहीं थे। It was owing to discriminatory tariff policy that India become, अब इस टैरिफ के करके इंडिया बिकम इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड। इंडिया क्या बन गया, इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड फ्रॉम द ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल टू द ब्रिटेन। यहाँ इम्पोर्ट करने लग गया। जो ब्रिटिश लोग थी उनकी एक पॉलिसी थी, वो क्या करते थे, बना हमारी कंट्री का रॉ मटेरियल जो था वो कहाँ ले जाते थे, बाहर ब्रिटेन में ले जाते, और बना बनाया गुड वहाँ से क्या करते थे, ब्रिटेन से इंडिया में मंगवाते थे। मतलब एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल टू द ब्रिटेन
और फिनिश्ड गुड, बना बनाया गुड हमारी कंट्री में क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, जिस तरह से हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो गया, बिल्कुल स्पॉइल हो गया। और इंडियन मार्केट को क्या कर दिया उन्होंने, बिल्कुल स्पॉइल कर दिया। Briefly owing to the colonial exploitation, India became a both stagnant as well as backward. Stagnant मतलब रुकी हुई, backward मतलब पिछड़ी इकॉनमी हो गई हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री क्या होगी, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकॉनमी। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। फर्स्ट पॉइंट, यू हैव डन द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर किसने स्पॉइल किया है, किस तरह के सिस्टम से स्पॉइल हुआ है, जमींदार सिस्टम से, थ्रू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदार क्या करते थे, जमींदार को क्या कर दिया था उन्होंने, ऑनर ऑफ द सॉइल बना दिया था। जमींदार फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को देने के बाद वो फ्री हो जाते हैं, जितना मर्जी वो मतलब फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और जो जो फार्मर्स थे वो उनको सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं बचते थे, और वो ना ही तो इन्वेस्टमेंट करवाते थे, क्योंकि सारा सरप्लस किसके पास था, ज़मींदार। और ज़मींदार लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, और जबकि फार्मर क्या जी रहे थे, पुअर लाइफ। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें आपने पढ़ा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का बहुत अच्छा वो मतलब हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइल्ड उसकी बहुत रेपुटेशन थी। बट इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री का जो ये हैंडीक्राफ्ट जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को दो तरह से स्पॉइल किया कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दी, किसकी, इंडियन प्रोडक्ट्स की, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स किसके, इंडियन प्रोडक्ट्स के, ब्रिटेन प्रोडक्ट्स के नहीं, इंडियन प्रोडक्ट्स के, वो भी क्या करते हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। हैवी ड्यूटी किसके ऊपर लगाई, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स किसके ऊपर किए, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। इस तरह से उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्पॉइल किया। इंटरनेशनल ट्रेड को भी उन्होंने क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया। कैसे, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स, जो सामान ब्रिटेन में जाता था, ब्रिटेन के पास जाता था, उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए एक्सपोर्ट होता था, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। और जो सामान वहाँ से बन के आता था ब्रिटेन से इंडिया में, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। जबकि इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर सबके ऊपर टैक्स लगेगा अगर इंडिया डिमांड करेगी या इंडिया का सामान बाहर जाएगा। जब ब्रिटेन का यहाँ आएगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दिस इज़ योर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ British Raj. Now second question, this is last question of this video, that is features of the Indian economy on the eve of independence. In features कैसी थी Indian economy on the eve of independence? फर्स्ट क्या थी, स्टैग्नेंट इकॉनमी थी। स्टैग्नेंट इकॉनमी क्या होती है, स्टैग्नेंट इकॉनमी इज़ द वन इन विच शोज लिटल और नो ग्रोथ इन द इनकम, जो या तो थोड़ी सी दिखाती है या बिल्कुल भी ग्रोथ किस में नहीं दिखाती है, इनकम में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट इकॉनमी। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्री क्या थी, पूरी की पूरी क्या थी, स्टैग्नेंट इकॉनमी। बिटवीन 1960 टू 1925 हमारी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम क्या थी, वॉज एज लो एज कितनी थी, 0.5% पर एनम। और 1925 से लेकर 1950 तक वो कितनी होगी, 0% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ, बल्क ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव इन द पॉवर्टी, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या थे, वो किसके अंडर रह रहे थे, पॉवर्टी के अंदर रह रहे थे। और स्टैंडर्ड ऑफ द जो पीपल की थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा लो थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल क्या था, बहुत ज़्यादा लो था। लोग क्या थे, भूखमरी से क्या हो रहे थे, वॉज वर रकरिंग एज अ फिनोमेना। ना नेक्स्ट इज अ बैकवर्ड इकॉनमी, पहली कौन सी करी हमने, स्टैग्नेंट इकॉनमी। नेक्स्ट इज बैकवर्ड इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी वॉज अ बैकवर्ड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकॉनमी क्या थी, बैकवर्ड इकॉनमी थी। बैकवर्ड इकॉनमी कैसी इकॉनमी होती है, जिसमें पर कैपिटा इनकम क्या होती है, बहुत लो होती है। 1947 से लेकर 1948 तक हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, ₹230। द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर, और जो हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा पुअर थी, और विदाउट सफिशेंट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, और ना ही उनके पास प्रॉपर खाना, कपड़ा और मकान थे, और अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो सबसे ज़्यादा थी।
नेक्स्ट क्या हमारी कंट्री में, एग्रीकल्चर है बैकवर्ड। एग्रीकल्चर में क्या थी, हमारी बैकवर्डनेस है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्री में 72% ऑफ द जो हमारी पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर में। और जबकि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का, इट वाज कितना था, 50%। और हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर क्यों बैकवर्ड थी कि एक तो हमारी कंट्री में जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी, बैकवर्ड थी। और हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करते थे, रेनफॉल्स के ऊपर डिपेंड करते थे। और जो इस करके हमारी क्या थी, फ्रूट गेन की प्रोडक्शन भी क्या थी, बहुत कम थी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में वो क्या, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्यों थी, एक तो हमारी कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिल्कुल ही स्पॉइल कर दिया था। देयर वाज क्या था, लैक ऑफ, ना हमारी कंट्री में बेसिक और ना ही हैवी इंडस्ट्रीज थी। और दूसरी बात, प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स आर ऑलमोस्ट नेजेबल। मशीन्स की जो प्रोडक्शन थी वो भी क्या थी, बिल्कुल ही कम ही थी। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फॉर द बल्क ऑफ इस कैपिटल गुड रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री वॉज डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटेन। जो कैपिटल गुड्स होते हैं, जो पता ही आपको मैक्रो में पढ़े ही आपने, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, उस फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड रिक्वायरमेंट, जितनी भी मशीनों की रिक्वायरमेंट के लिए उनको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, ब्रिटेन के ऊपर। आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल दिस 4 पॉइंट्स अगेन। इंडिया की जो इकॉनमी थी वो क्या की थी, स्टैग्नेंट इकॉनमी। स्टैग्नेंट इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जो विच शो लिटिल और नो ग्रोथ इन द इनकम, जो तो थोड़ी सी या कोई भी ग्रोथ नहीं शो करता इनकम में। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्री की जो इकॉनमी थी वो क्या थी, स्टैग्नेंट थी। जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो की थी वो पॉवर्टी के अंडर थी, जिस करके उनका स्टैंडर्ड और लेवल भी क्या था, पुअर था। बैकवर्ड इकॉनमी क्या होती है, जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है। पर कैपिटा इनकम कम होने के करके हमारी कंट्री में जो लोगों की ना तो बेसिक नीड्स पूरी होती थी और हमारे इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा थी। और एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, हमारी इंडिया वॉज वेल नोन फॉर द एग्रीकल्चर। और इंडिया की 72% ऑफ द पॉपुलेशन वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर। और हमारी कंट्री में उसका कितना कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ 50%। जिस करके हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर थी वो बैकवर्ड क्यों थी, प्रोडक्टिव वॉज एक्सट्रीमली लो थी, क्योंकि हमारी कंट्री में ना तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी थी और ना ही हम लोग, हमारे पास जो इरिगेशन फैसिलिटी थी, हम टोटली नेचर के ऊपर डिपेंड थे। नेक्स्ट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज बेयरली इनफ फॉर द सब्सिस्टेंस। इतनी ही फूड ग्रेन थी जिससे हम लोग अपना सब्सिस्टेंस कर सकें, अपना गुजारा कर सकें। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्यों थी, क्योंकि हमारी कंट्री पे ना तो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज थी, और जो प्रोडक्शन ऑफ मशीनरीज थी वो बिल्कुल ही कम है ही नहीं थी, बिल्कुल थी ही नहीं। जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। जो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोगों को किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, ब्रिटेन के ऊपर। नाउ स्टूडेंट यू हैव टू डू ओनली द 6 पॉइंट्स। आपने कितने पॉइंट्स करने हैं इसमें से, 6। मैंने आपको उधर से 4 पॉइंट इजी करवा दिए। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू विच वन यू आर गोइंग टू डू। दैट इज़ लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या थी, लिमिटेड थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के वो कहाँ रहती थी, विलेजेस में रहती थी। इन 1948 ओनली 14% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो रूरल एरिया में थी, और 86% जो थी वो किस में थी, रूरल एरिया। अर्बन एरिया में कितने परसेंट थी, सिर्फ 14% थी। और रूरल एरिया मतलब विलेजेस में कितनी थी, 86% में। 86% किस में रह रहे थे, विलेजेस में रह रहे थे। 14% कहाँ रह रहे थे, अर्बन एरिया में। जो रूरल पॉपुलेशन लैक द अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द एग्रीकल्चर, दिस इज अ कंपाउंडेड विद देयर पॉवर्टी। जो रूरल पॉपुलेशन है लैक, उन पास अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, जिस करके उनको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, एग्रीकल्चर के ऊपर, जिस करके हमारी कंट्री में क्या थी, पॉवर्टी थी। दिस इज अ 5th point. Now you are going to do the, now you are going to do this 6 poor infrastructure. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट थी इन जैसे कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारे किसके अंडर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो क्या थे, बिल्कुल कम थे, वॉज एक्सट्रीमली लो। इन 1948 जो पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी थी, 2100 MW लेंथ ऑफ द रेलवे लाइंस कितनी थी हमारे पास, 53,596 किलोमीटर। और रोड कवरेज कितनी थी, 155,000 किलोमीटर ओनली।
ये शो करता है कि हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना था, कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, हमारी क्या था, बहुत कम था. नाउ यू हैव डन द 6 point. These point you are going to write in their notebook. This question is finished. Now next questions we are going to do in our next video. In the end, students, we have done मार्किंग स्कीम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकॉनमी. इंडियन इकॉनमी की आपने मार्किंग स्कीम की है और इंट्रोडक्शन की है आपने किसकी, इंडियन इकॉनमी की. और चैप्टर नंबर 1 के आपने 2 ही क्वेश्चन किए हैं. पहला कौन सा किया है, क्लोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश रूल. और सेकंड कौन सा क्वेश्चन किया आपने, फीचर्स. Now, these 2 questions you have done of chapter number 1st, and you have done the marking scheme and introduction of Indian economy. Students, you are going to use a separate notebook for the Indian economy. आपने एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है, लगाना है इंडियन इकॉनमी का. और आप और रेगुलरली काम प्रॉपरली करना है, क्योंकि इंडियन इकॉनमी थोड़ी टफ बुक है. अगर आप डेली के डेली क्वेश्चन रिवाइज करोगे, डेली के डेली क्वेश्चन लर्न करोगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा. वरना दिस बुक इज़ लिटिल बिट टफ बुक. सो आई एडवाइज यू टू डू योर वर्क रेगुलरली. डोंट कीप इट पेंडिंग.